नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव पांडे टारगेट विद आलोक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट के बीईओ के बैच में पुनः आपका स्वागत करता हूं और एक नई सुबह के साथ, एक नई मुस्कुराहट के साथ, एक नए जोश के साथ शनिवार के लाइव क्लास में हमने आप लोगों का जोश देखा। मुझे बहुत बहुत ही ज्यादा खुशी हुई, बहुत ही ज्यादा। अब मैं ऑनलाइन में हूं, आप मुझे बस देख रहे हैं। अगर मैं सामने होती तो शायद मैं अपनी इस खुशी को आपको बयां कर देता। मैं कितना खुश हुआ आपके उत्तर से, आपके कमेंट से, और इस आपने जो भी मेरे लिए कहा है, इसकी वजह से मेरे अंदर अब आपको पढ़ाने का जो जोश है वो 2 गुना हो गया है। और जब आपके अंदर ये 4 गुना आएगा तो मैं अपने अंदर इसको 8 गुना डेवलप करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि हमने अपनी लास्ट क्लास में पढ़ा था कि क्रांतिकारी आंदोलन का द्वितीय चरण पढ़ा था, तो उसी समय हमने आपको हल्की सी हिंट दी थी कि 1930 में ही क्या हुआ था कि नमक आंदोलन चालू हो गया था, और उसके साथ साथ क्या हुआ था कि गोलमेज सम्मेलन भी चल गया। तो पहले हम आज दांडी मार्च, नमक आंदोलन, नागरिक अवज्ञा आंदोलन या सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। चारों एक ही आंदोलन के नाम है, हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे। हुआ क्या था कि अंग्रेजों के सामने अंग्रेजों ने क्या किया, नमक कर को बढ़ा दिया, मींस सॉल्ट टैक्स को। लेकिन दोस्त, अगर कभी किसी ने आपसे पूछ लिया कि नमक कर बढ़ाने की वजह से आंदोलन क्यों हो गया, भाई कर ही तो बढ़ाए थे, हो जाता इंसान पे कर देता। इसका रीजन ये है कि नमक एक ऐसी आधारभूत चीज है दोस्तों कि इसके दाम में कितनी भी बढ़ोतरी हो और कितनी भी कमी हो, ये उसी मात्रा में ही इस्तेमाल होता है। मतलब कहने का मतलब, अगर सीधा उदाहरण से कहें कि नमक मनुष्यों के द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली एक आधारभूत चीज है। अगर नमक का दाम जो है 1 रुपया है तो ऐसा नहीं है कि आप इसको 1 किलो खाएंगे, और अगर नमक का दाम 1 करोड़ हो गया तो ऐसा नहीं कि आप खाना छोड़ दें। इसीलिए अंग्रेजों ने क्या किया कि नमक कर को बढ़ा दिया। अब गांधी ने क्या किया कि लोगों के कहने पर उन्होंने लॉर्ड इरविन, इस समय भारत का वायसराय था इरविन, ठीक, इरविन के सामने 11 सूत्री कार्यक्रम प्रस्तुत किए, और अपने मित्र रेजिनॉल्ड की मदद से, जो उनका मित्र था, ठीक है, 11 सूत्री कार्यक्रम में था कि नमक कर को समाप्त कर दिया जाए, सैनिक के व्यय को घटा दिया जाए, सरकारी सैनिकों के पेमेंट बढ़ोतरी की जाए, वगैरह वगैरह। वो जरूरी नहीं है, ठीक है, समझने का प्रयास करिएगा। तो जब इरविन ने क्या किया कि गांधी के इस 11 सूत्री कार्यक्रम को मना कर दिया, तो गांधी ने कहा मैंने घुटने टेक कर रोटी मांगी परंतु मुझे पत्थर मिला, वगैरह वगैरह, या इनकार मिला। इसी वजह से गांधी अपने साबरमती आश्रम में वो रहने लगे थे। असहयोग आंदोलन के बाद जब वो जेल गए थे, वहां से निकलने के बाद अपने 78 अनुयायियों के साथ दांडी तक की यात्रा प्रारंभ की। और वो जब देखिए, ये इसलिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि खान अब्दुल गफ्फार खान साहब यहीं पर आएंगे, ठीक है, जिन्हें फकरे अफगान या सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी कहा गया है। तो थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा। तो क्या हुआ कि उन्होंने अपने 78 अनुयायियों के साथ यात्रा प्रारंभ की और वो दांडी पहुंचे। दांडी जो है वो गुजरात के नौसारी जिले में है, जहां पर इस समय बिट्स पिलानी कॉलेज है, ठीक है। तो बिरला वालों की खास बात है, वो ऐतिहासिक स्थलों को बरकरार रखने के लिए वहां पर कई सारी चीजों का निर्माण करवा देते हैं ताकि उस स्थलों को कोई भूले ना। तो हुआ क्या कि गांधी जब दांडी पहुंचे तो दांडी वो पहुंचे 6 अप्रैल को, ठीक, पहुंच गए थे 5 अप्रैल को ही, लेकिन उन्होंने इस आंदोलन की शुरुआत 6 अप्रैल को की, नमक बनाकर। अब एक अच्छी बात आपको बताते हैं, बहुत रेयर लोग ही जानते होंगे, समझने का प्रयास करिएगा। अगर कभी आपसे किसी ने पूछा कि गांधी 5 अप्रैल को पहुंचे तो 6 अप्रैल को आंदोलन क्यों किए भाई, अब कई लोग कहेंगे सर बहुत थक गए होंगे, आराम कर रहे होंगे, चेंज करने लग गए होंगे, लोगों को इकट्ठा करने लग गए होंगे, नमक बनाने में समय लग गया होगा, ठीक है, उसके बाद वगैरह वगैरह बातें। नहीं, गलत है। मैंने आपको एक लाइन बताई थी असहयोग आंदोलन के दौरान कि गांधी ने अपने किसी भी आंदोलन को समाप्त नहीं किया था। क्या किया था? स्थगित किया था। और आपको थोड़ा सा रिवाइंड करवाते हैं कि 6 अप्रैल 1919 को गांधी ने रॉलेट सत्याग्रह या सत्याग्रह का सभा का गठन किया था। किसके विरोध में? रॉलेट एक्ट के विरोध में। और पूरे भारत में हड़ताल का आह्वान किया गया था। इसके साथ साथ उसी के विरोध में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, खिलाफत पार्टी गठित हुई, और उसी के विरोध में गांधी ने असहयोग आंदोलन चलाया, और उसके बाद गांधी ने असहयोग आंदोलन को
चौरी चौरा कांड की वजह से स्थगित कर दिया। तो गांधी पूरी दुनिया को या अंग्रेजों को यह दिखाना चाहते थे कि मैंने जो असहयोग आंदोलन स्थगित किया था उसको मैं दोबारा एक बृहद रूप में चला रहा हूं, जिसे आप सविनय अवज्ञा आंदोलन कहेंगे। यही कारण है कि गांधी 5 अप्रैल को पहुंचे, लेकिन उन्होंने इस आंदोलन की शुरुआत कब की? 6 अप्रैल को। यह क्या हुआ कि जगह जगह पर, अलग अलग जगह पर अलग अलग लोगों ने अपने हिसाब से यात्रा करके, कभी कर ना देने की वजह से तमाम प्रकार के मुद्दे बनाकर इस आंदोलन में अपनी सक्रिय भागीदारी की। यह आंदोलन भी बहुत अच्छे से चल रहा था, चरम सीमा पर था, लेकिन 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हो गया, जिसे दिल्ली पैक्ट के नाम से जाना जाता है। तो गांधी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया, क्योंकि कांग्रेस की बात आई कि कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में क्या लेगी? हिस्सा लेगी। और जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की बातों को नहीं माना गया, तो फिर गांधी जब भारत आए तो उन्होंने जनवरी में द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन चला दिया। उसको हम गोलमेज सम्मेलन के साथ रिलेट करके पढ़ेंगे। पहले आज का जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो है नमक आंदोलन, दांडी मार्च, सविनय अवज्ञा आंदोलन, नागरिक अवज्ञा आंदोलन। अभी हम आपको पहले टॉपिक ही समझाएंगे, इसके नाम कैसे आए। तो इस आंदोलन का जो पहला नाम था वो था नमक आंदोलन, और एक नाम था दांडी मार्च, और एक नाम था सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्या था दोस्तों? सविनय अवज्ञा आंदोलन। और एक और नाम था नागरिक अवज्ञा आंदोलन। यह नाम बहुत रेयर आपको मिलता होगा, ये मैं अभी आपको समझा देता हूं। नागरिक अवज्ञा आंदोलन, ठीक। और इस आंदोलन के समय जो भारत का वायसराय था वो कौन था? लॉर्ड इरविन था। नमक आंदोलन इसलिए कहा गया क्योंकि नमक कर को बढ़ाने की वजह से गांधी ने अंग्रेजों के विरुद्ध यह आंदोलन की शुरुआत की थी। और दांडी इसलिए कहा गया कि गांधी अपने साबरमती आश्रम से दांडी तक की यात्रा प्रारंभ की। सविनय अवज्ञा आंदोलन और नागरिक अवज्ञा आंदोलन को थोड़ा सा समझिएगा मेरे साथ, 30 सेकंड 1 मिनट। अफ्रीका का एक क्रांतिकारी था जिसका नाम था हेनरी डेविस थोरो। 1 मिनट, उससे पहले बताते हैं। आप अगर किताबों में देखते होंगे तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो इंग्लिश वर्जन लिखा रहता है वो लिखा रहता है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। क्या लिखा रहता है? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अगर हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को हिंदी में कन्वर्ट करेंगे तो आंसर क्या आएगा? नागरिक अवज्ञा आंदोलन। और गांधी ने इसका नाम क्या दिया? सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो यही कारण है कि जो अफ्रीका का क्रांतिकारी था हेनरी डेविस थोरो, उसने अफ्रीका में नागरिक अवज्ञा आंदोलन चलाया था और वहीं से प्रभावित होकर गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया। मतलब आदर और विनम्रता पूर्वक अपनी बातों को अंग्रेजों के सामने रखना और उनको मनवाना। तो गांधी जो थे वो ये आंदोलन प्रारंभ करने के पहले अपना 11 सूत्री कार्यक्रम 1930 में ही, मार्च 1930 में ही क्या हुआ था, उन्होंने इरविन के सामने पेश किया। किसकी सहायता से? समझिएगा, थोड़ा बड़ा टॉपिक है पर आराम से हंसते हंसते पढ़ लेंगे, कट जाएंगे रास्ते, ठीक। हुआ क्या था कि गांधी ने अपने मित्र रेजिनॉल्ड रेनॉल्ड की मदद से अपने 11 सूत्री कार्यक्रम इरविन के सामने प्रस्तुत किया। लेकिन इरविन ने क्या किया कि इनके प्रस्ताव को ठुकरा दिया। और जब इनके प्रस्ताव को ठुकरा दिया तो गांधी ने यह संपूर्ण देश में आह्वान किया कि वो नमक आंदोलन चलाने जा रहे हैं। यही कारण है कि 12 मार्च 1930 को अपने साबरमती आश्रम से अपने 78 अनुयायियों के साथ गांधी ने यात्रा प्रारंभ की। कब दोस्त? 12 मार्च
1930 को साबरमती आश्रम जो है वो गुजरात में है, अहमदाबाद जिले के पास। साबरमती आश्रम से 78 अनुयायियों के साथ इन्होंने दांडी के लिए यात्रा प्रारंभ की, जो कि गुजरात के किस जिले में है? नौसारी जिले में है। लिखना चाहे तो लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। इनके 78 अनुयायियों में सर्वाधिक अनुयायी गुजरात से थे। 31 लोग गुजरात से थे, ठीक। उसके बाद महाराष्ट्र से थे 13 लोग, महाराष्ट्र से थे 8 लोग उत्तर प्रदेश से थे। महावीर जो थे वो नेपाल के थे, और इसमें एक ईसाई और 2 मुस्लिम भी थे, ठीक। तो यही इनके 78 अनुयायी हैं जिनके साथ गांधी ने क्या किया? अपनी यात्रा प्रारंभ की। मुद्दा यह उठता है कि जो ये नेपाल के थे वो कौन थे? खरक बहादुर सिंह, जिनको महावीर के नाम से भी जानते हैं। इनका मैं एग्जैक्ट नाम आपको बता देता हूं। इनका नाम था, कहां गए? इनका नाम था खरक बहादुर सिंह। खरक बहादुर सिंह, जो कि नेपाल से थे, जो कि दांडी मार्च के दौरान गांधी के 78 अनुयायियों में भी थे। कौन था दोस्तों? खरक बहादुर सिंह गिरी। अगर पूरा नाम आएगा तो इनका नाम हो जाएगा खरक बहादुर सिंह गिरी। और जो इनके क्या कहते हैं कि ईसाई थे, वो थे थेवर ठुंडियल टिटू, ठीक है। ये मद्रास प्रेसिडेंसी के थे, जो थे वो थेवर ठुंडियल टिटू थे, जो मद्रास प्रेसिडेंसी के थे। तो इनके 78, आपको सवाल आएगा कि 78 अनुयायियों में सर्वाधिक अनुयायी कहां से थे? तो गुजरात से थे, फिर महाराष्ट्र से थे, फिर उत्तर प्रदेश से थे, 2 मुस्लिम थे, एक ईसाई थे, और नेपाल से खरक बहादुर सिंह गिरी थे। इनके साथ ये दांडी के लिए यात्रा की शुरुआत की। और जो दांडी था वो साबरमती आश्रम से कितना दूर था? 241 मील। कितना दूर? 241। और दांडी यात्रा के दौरान ही गांधी जो थे वो 2 मंत्रों का उच्चारण करते थे। पहला था रघुपति राघव राजा राम, और दूसरा सा वैष्णो जन तो तैनो कहिए। ये रघुपति राघव राजा राम वाला सवाल सिपाही में आया हुआ था। तो हमने क्या कहा कि यात्रा के दौरान गांधी 2 मंत्र का उच्चारण करते थे, रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम, और वैष्णो जन तो तैनो कहिए। इसके लेखक है विष्णु दिगंबर पलुस्कर, नाम पूछा जा सकता है। इसके लेखक है विष्णु दिगंबर पलुस्कर, और इसके जो हैं एक वैष्णव संत थे जिनका नाम था नरसिंह मेहता। तो क्या हुआ दोस्तों, आप लिखना चाहे तो लिख लें, और स्क्रीनशॉट ले लें। तो हुआ क्या था दोस्तों कि गांधी ने क्या किया कि दांडी से या साबरमती आश्रम से दांडी तक की यात्रा प्रारंभ की, जो कि 241 मील दूर था। कहां से? साबरमती आश्रम से। और दांडी किस जिले में थी? नौसारी जिले में। और इस यात्रा के दौरान गांधी रघुपति राघव राजा राम और वैष्णो जन तो तैनो कहिए का उच्चारण करते रहते थे, जिसमें रघुपति राघव राजा राम के जो लेखक हैं वो है विष्णु दिगंबर पलुस्कर, और उसके हैं नरसिंह मेहता। तो ये जो दांडी था ये साबरमती से 241 मील दूर था, और गांधी 5 अप्रैल को दांडी पहुंचे। लेकिन उन्होंने इस आंदोलन की शुरुआत कब की?
6 अप्रैल 1930 को। गांधी पहुंचे 5 अप्रैल को, लेकिन उन्होंने नमक आंदोलन या डांडी मार्च का या सविनय अवज्ञा आंदोलन की जो शुरुआत की वो कब किए? 6 अप्रैल 1930 को। कारण हमने आपको पहले बता दिया है। लेकिन गांधी ने कहा था कि अगर वो गिरफ्तार हो जाएंगे तो उनकी गिरफ्तारी के बाद इस आंदोलन का नेतृत्व तैयब जी करेंगे, अब्बास तैयब जी। और अगर अब्बास तैयब जी भी गिरफ्तार हो गए तो इस आंदोलन का नेतृत्व सरोजिनी नायडू जी करेंगी। यह सवाल पूछ सकता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधी की गिरफ्तारी के बाद उस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो आपका आंसर हो जाएगा अब्बास तैयब जी। तो हम लिख देते हैं, गांधी ने कहा था कि उनकी गिरफ्तारी के बाद इस आंदोलन का नेतृत्व तैयब जी करेंगे, और अगर तैयब जी भी गिरफ्तार हो गए तो इस आंदोलन का नेतृत्व कौन करेगा? सरोजिनी नायडू जी करेंगी। ठीक। अब क्या हुआ कि गांधी गिरफ्तार हो गए, तैयब जी गिरफ्तार हो गए, सरोजिनी नायडू इस आंदोलन का नेतृत्व की। सरोजिनी नायडू जो थी उन्होंने इस आंदोलन का नेतृत्व महाराष्ट्र के धरसना नमक मिल में किया था। कहा जाता है कि महाराष्ट्र के धरसना नमक मिल में सरोजिनी नायडू और गांधी के पुत्र मणिलाल ने मिलकर वहां पर यह आंदोलन किया, नमक आंदोलन किया, जहां पर पुलिस ने इतनी बर्बरता पूर्वक लाठियां चलाई जिसमें काफी लोगों की मृत्यु लाठी खाकर हो गई। और इसका जिक्र वेब मिलर ने अपनी पत्रिका में किया है। एक अंग्रेजी पत्रकार है जिसने धरसना नमक मिल की घटना का जिक्र या वर्णन अपनी पत्रिका में किया है। तो हमने क्या कहा कि सरोजिनी नायडू और गांधी के पुत्र मणिलाल ने कहां पर? महाराष्ट्र के धरसना नमक मिल में। कहां पर दोस्तों? महाराष्ट्र के धरसना नमक मिल में इस आंदोलन का नेतृत्व किया, जहां पर बर्बरता पूर्वक लाठियां चलाई गई और धरसना नमक मिल में जो अंग्रेजों के द्वारा दमन की नीति अपनाई गई उसका वर्णन एक अंग्रेजी पत्रकार ने किया है जिसका नाम है वेब मिलर। यही नहीं, इन क्या कहते हैं आंदोलनकारियों पर गोली चलाने के लिए 18वीं गढ़वाली रेजिमेंट के सैनिक चंद्र सिंह गढ़वाली को बुलाया गया था। और चंद्र सिंह गढ़वाली ने जब आंदोलनकारियों पर गोली चलाने से मना कर दिया तो उनका कोर्ट मार्शल करा दिया गया और उनके बटालियन में जितने सैनिक थे उनको काले पानी की सजा दे दी गई। तो कभी भी पूछा जाएगा कि चंद्र सिंह गढ़वाली किस आंदोलन से जुड़े हैं या किस आंदोलन के दौरान उनको गोली चलाने के लिए बुलाया गया था, तो आपका आंसर हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। तो हमने क्या कहा कि आंदोलनकारियों पर गोली चलाने के लिए 18वीं गढ़वाली रेजिमेंट के सैनिक 18वीं गढ़वाली रेजिमेंट के सैनिक चंद्र सिंह गढ़वाल को आंदोलनकारियों पर गोली चलाने के लिए बुलाया गया और जब उन्होंने गोली चलाने से मना कर दिया तो उनका कोर्ट मार्शल करा दिया गया। तो धरसना नमक मिल का आंदोलन तो ऐसे समाप्त हो गया। उसके साथ साथ क्या था कि पूर्वी भारत में वहां पर एक व्यक्ति थे यदुनाग, जो नागा व्यक्ति थे। ठीक, जैसे आप नागालैंड। यदुनाग जो थे वो सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। और जब यदुनाग को गिरफ्तार कर लिया गया तो मात्र उनकी 13 वर्षीय बहन गैडिनलियू ने, ध्यान समझिएगा, मात्र उनकी 13 वर्षीय बहन गैडिनलियू ने वहां पर इस आंदोलन का नेतृत्व किया, जिनको बाद में अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया। और भारत की स्वतंत्रता के बाद जब उन्हें छोड़ा गया तो जवाहरलाल नेहरू ने ही इन्हीं को किसकी उपाधि दी थी? रानी की। तो हमने क्या कहा कि पूर्वी भारत में इस आंदोलन का नेतृत्व एक नागा व्यक्ति थे जिनका नाम था यदुनाग कर रहे थे। और यदुनाग की गिरफ्तारी के बाद उनके इस आंदोलन का नेतृत्व उनकी 13 वर्षीय बहन
उनकी 13 वर्षीय बहन गैडिनलियो ने किया था। और जब गैडिनलियो को गिरफ्तार कर लिया गया और भारत की स्वतंत्रता के बाद छोड़ा गया, तो जवाहरलाल नेहरू ने, किसने दोस्तों? जवाहरलाल नेहरू ने इनको किसकी उपाधि दी थी? रानी की उपाधि दी थी। देखिए, ये जो आंदोलन था ये अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से चल रहा था। कहीं पर कोई नेतृत्व कर रहा था, कहीं पर कोई नेतृत्व कर रहा था। जो जरूरी है हम केवल उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं। और सबसे बड़ी खास बात थी इस आंदोलन की कि उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में इस आंदोलन का नेतृत्व खान अब्दुल गफ्फार खां साहब कर रहे थे। खान अब्दुल गफ्फार खां साहब ने खुदाई खिदमतगार नामक एक संगठन बनाया था। किस नाम से? खुदाई खिदमतगार, जिसका अर्थ होता है ईश्वर का सेवक। और इस संगठन के जितने लोग थे वो लाल रंग का वस्त्र पहनते थे, इसीलिए इस आंदोलन को लाल कुर्ती आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। और यही नहीं, यही के उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत के लोगों ने ही गांधी को मलंग बाबा की भी उपाधि दी थी। और यही गफ्फार खां है जो कि पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो भारतीय नहीं है जिनको भारत रत्न से नवाजा गया है। ठीक, तो हम आपसे क्या कह रहे हैं कि उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में इस आंदोलन का नेतृत्व खान अब्दुल गफ्फार खां कर रहे थे। कौन कर रहा था? खान अब्दुल गफ्फार खां। और खान अब्दुल गफ्फार खां ने खुदाई खिदमतगार नामक संगठन बनाया था। खुदाई खिदमतगार नामक संगठन बनाया था। और इस संगठन के लोग लाल रंग का वस्त्र पहनते थे, इसीलिए इस आंदोलन को लाल कुर्ती आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। कभी भी आपको पूछा गया कि लाल कुर्ती आंदोलन किस आंदोलन के दौरान चलाया गया, तो आपका आंसर होगा नमक आंदोलन के दौरान। यह आपसे पूछा गया कि लाल कुर्ती आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहा था, तो वो कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार खां। और खुदाई खिदमतगार का अर्थ क्या होता है? अभी हमने आपको बताया, इसका अर्थ होता है ईश्वर का सेवक। यही उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत के लोगों ने गांधी को मलंग बाबा की उपाधि दी थी। किसकी उपाधि दी थी? मलंग बाबा की। तो कभी भी आपसे पूछा जाएगा कि मलंग बाबा की उपाधि किसकी है, तो आपका आंसर होगा गांधी। और किसने दिया था? उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत के लोगों ने गांधी को मलंग बाबा की उपाधि दी थी। और यही नहीं, खान अब्दुल गफ्फार खां को भी कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि सीमांत गांधी, फ्रंटियर गांधी, और फखरे अफगान। जैसे शेरे पंजाब लाला लाजपत राय को कहा गया, वैसे फखरे अफगान किसको कहा गया? खान अब्दुल गफ्फार खान। तो हुआ क्या दोस्तों, धरसना नमक मिल मतलब महाराष्ट्र में सरोजनी नायडू और गांधी के पुत्र मणिलाल के, नागालैंड में यदुनाग और उनकी 13 वर्षीय बहन गैडिनलियो ने किया, और उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत में खान अब्दुल गफ्फार खान ने किया था। ठीक, उसके साथ साथ क्या हुआ दोस्तों, उसके बाद क्या क्या हुआ दोस्तों कि यही नहीं, बुंदेलखंड में इस आंदोलन का नेतृत्व डाकू मंगल सिंह कर रहे थे। कौन? बुंदेलखंड में इस आंदोलन का नेतृत्व डाकू मंगल सिंह कर रहे थे। एक कहानी आती है आज सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान कि एक बार एक लड़का तिरंगा लेके जा रहा था, तो अंग्रेजों ने उनके तिरंगे को तोड़कर फेंक दिया।
और जब लड़का रोता रोता अपनी माँ के पास गया तो उसकी माँ ने क्या किया कि तिरंगे का वस्त्र ही सिल दिया उसके लिए। भाई आप किसी के झंडे को तोड़ सकते हो पर उनके वस्त्र को नहीं निकलवा सकते हो। यही कारण है कि जब उसकी मां ने उसके लिए तिरंगे का वस्त्र सिल दिया तो वो तिरंगे का वस्त्र पहनकर बीच बाजार में अंग्रेजों के सामने आने लगा। इसीलिए इसी आंदोलन के दौरान लड़कों की वानर सेना और लड़कियों की मजरी सेना बनी थी। वानर बनरी नहीं लिख सकते इसलिए मजरी शब्द का प्रयोग करना पड़ेगा। इसी आंदोलन के दौरान लड़कों की वानर सेना और लड़कियों की कौन सी सेना बनी थी? मंजरी सेना बनी थी। कौन सी सेना दोस्तों? मंजरी सेना। मुद्दा क्या है कि ये जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था ये पूरे भारत में फैला। सी राजगोपालाचारी लोग दक्षिण भारत में नेतृत्व कर रहे थे, अलग अलग जगह पर थे। तो ये जब पूरा आंदोलन फैला तो हमने आपसे कहा था कि 1930 में गोलमेज सम्मेलन हुआ था पहला, जिसमें कांग्रेस की हिस्सेदारी नहीं थी। क्योंकि कांग्रेस की हिस्सेदारी नहीं थी इसीलिए इस क्या कहते हैं गोलमेज सम्मेलन का कोई निष्कर्ष ही नहीं निकला। हुआ क्या कि भाई कांग्रेस की भागीदारी कैसे करवाई जाए, और कांग्रेस तो यहां नमक कर को लेकर लड़ रही है। इसीलिए जब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमसे मैकडोनाल्ड का दबाव पड़ा इरविन पर तो 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ। कब हुआ दोस्तों? 5 मार्च 1931 को। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ। इरविन इस समय भारत का वायसराय था, जिसे हम दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? दिल्ली पैक्ट। हमने आपको पहले ही बताया होगा जब भगत सिंह की फांसी की बात आई थी, इसमें 3-4 बातें 5 बातें कही गई थी कि नमक कर को समाप्त कर दिया जाएगा, कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेगी, उन सभी कैदियों को रिहा कर दिया जाए जो क्रांतिकारी गतिविधि में शामिल ना हो, सभी भारतीयों को वापस उनकी सरकारी पदों पर बुला लिया जाए और दारू और शराब की दुकान के सामने शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन होगा। तो 5 मार्च 1931 के से क्या हुआ कि जो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन था गांधी ने क्या कर दिया? स्थगित कर दिया। और इसके बाद कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए लंदन जाने को तैयार हो गई, जिससे एक दूसरा जो आंदोलन था वो भी चरम सीमा पर रहते रहते बीच में स्थगित कर दिया गया। और यही नहीं दोस्तों, ये जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था इस कहा जाता है कि इसकी व्यापकता असहयोग आंदोलन से भी ज्यादा थी, क्योंकि नमक कर को बढ़ाने का मुद्दा पूरे देश का था और पूरा देश इस समय गांधी के साथ खड़ा था या वो अपने हक के लिए खड़ा था। इसीलिए आपको याद होगा कि जब नोटबंदी हुई थी तो नोटबंदी के समय एक र्यूमर उड़ा था कि नमक का दाम 400 रुपए किलो हो गया है। बहुत तेज र्यूमर आया था। तो मेरे घर में भी मम्मी कही कि यार नमक 400 रुपया हो गया है, अब कैसे होगा, खरीद लेते हैं। तो हमने मम्मी से कहा कि गांधी इसी के लिए मर गए, नमक के चक्कर में, नमक करके ही आंदोलन के चक्कर में गांधी तो मर गए, तो नमक का पैसा कैसे बढ़ सकता है? वो केवल एक र्यूमर है जो उड़ रहा है कि नमक का दाम बढ़ गया है। तो ये जो टॉपिक था सविनय अवज्ञा आंदोलन में, आप ये गांधी इरविन समझौता देख लीजिएगा, ठीक है, समझौता मतलब डेट, ये स्पेशली ये खान अब्दुल गफ्फार खां के बारे में देख लीजिएगा, ये सवाल पूछा जाता है। बाकी हमने आपको जो बताया कि महाराष्ट्र में किसने नेतृत्व किया और नागालैंड में किसने नेतृत्व किया, ये बात है। और यहां पर ये चार्ट जो बनाए हैं ये थोड़ा जरूरी है कि रघुपति राघव राजाराम किसने लिखा है, वैष्णव जन तो तैनो कहिए किसने लिखा है, दांडी कहां पर है, कितनी दूर है, 241 मील, ठीक है। अगर कभी आपसे पूछ लिया गांधी कितने दिन में दांडी पहुंचे तो आपको पता है 12 मार्च को शुरुआत की, 5 अप्रैल को पहुंचे, तो आप उसको माइनस करके निकाल लीजिएगा। तो ये है हमारा जो अगला टॉपिक था, वो था नमक आंदोलन या दांडी मार्च। अब हम लोग जैसे हर गवर्नर जनरल और वायसराय के बारे में पढ़ते आ रहे हैं, अब हम पढ़ेंगे लॉर्ड इरविन के बारे में। सारी देखिए डेट देख लीजिए, 26-31 है। तो चाहे सैंडर्स हत्याकांड हो, चाहे जतिन दास की मृत्यु हो, चाहे भगत सिंह को फांसी हो,
चाहे पहला गोलमेज सम्मेलन हो, चाहे बरदौली सत्याग्रह हो, ये वगैरह वगैरह जितनी भी घटनाएं हैं वो इरविन के ही शासनकाल में हुई हैं। कुछ बात बता देते हैं, ये साइमन आयोग का जो गठन हुआ था 1927 में हुआ था, और साइमन आयोग जो भारत आया वो कब आया? 3 फरवरी 1928 में। किसके शासनकाल में? लॉर्ड इरविन के। और साइमन गो बैक का नारा दिया गया क्योंकि इसमें इसके जांच पड़ताल वाले सदस्यों में कोई भी भारतीय नहीं था। यही नहीं, कृषि की सुधार के लिए रॉयल कमीशन और शाही कृषि आयोग का गठन 1926 में लॉर्ड इरविन के समय ही किया गया। नेहरू समिति, ये मोतीलाल नेहरू के तहत एक समिति गठित की गई और जिन्ना ने अपना 14 सूत्री जो मांग रखा 1928 में, वो किसके शासनकाल में हुआ? इरविन के। इरविन की ये खास बात है, उसने दीपावली की घोषणा की और 1929 में भारत में दीपावली की घोषणा की और भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया गया। डोमिनियन स्टेट कहने का मतलब कि जो भारत की प्रमुख चीजें, मतलब आर्थिक, सामाजिक और प्रशासनिक, वो सब अंग्रेजों के हाथ में रहेंगे। बाकी क्या है कि भारत को, कुछ भारतीयों को कुछ पद दे दिए जाएंगे। और ये खास सवाल है, अगर आपसे ये, आपको संविधान में ये दोनों बातें आएंगी। अगर आपसे कभी पूछा गया कि भारत में मूल अधिकार की बातें पहली बार कब की गई, तो वो 1931 को कराची के अधिवेशन के समय, मतलब कांग्रेस के कराची के अधिवेशन के समय कही गई। तो 29 मार्च 1931 को कराची के अधिवेशन के तहत पहली बार मूल अधिकार एवं आर्थिक नीति की बात कही गई। और इस समय जो इस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे वो कौन थे? वल्लभ भाई पटेल थे। लॉर्ड इरविन के बारे में इन घटनाओं में से जो जरूरी घटना है, बस एक ही घटना जरूरी है, ये वाली, ठीक। मूल अधिकार की मांगे कब की गई? और दीपावली वाला देख लीजिएगा, वैसे आएगा नहीं, वो डैम श्योर नहीं आएगा, पर देख लीजिएगा, नॉलेज रहेगी आपको। तो आज की क्लास में इतना ही दोस्तों, जो हमने आज की क्लास में पढ़ा नमक आंदोलन के बारे में। इसके बाद अगली क्लास में हम आपको 1937 गोलमेज सम्मेलन और उसके साथ साथ 1937 का प्रांतीय चुनाव पढ़ाएंगे। फिर उसके बाद हम भारत छोड़ो आंदोलन पढ़ाएंगे और उसके बाद 2 क्लास या 3 क्लास लगेगी जिसमें हम आपको पत्र और पत्रिकाओं के बारे में बताएंगे। बाकी उनका पीडीएफ आपको मिल गया होगा, इंपॉर्टेंट पत्रिका का मैं कॉलम में बता दूंगा। और उसके साथ साथ हम जो महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं भारत के, उनके जो संगठन है उनके बारे में बताएंगे और जो जनजातीय विद्रोह और स्थानीय विद्रोह है उनके बारे में बता देंगे। 3-4 क्लास, 5 क्लास और लगेगा, 5 या 6 क्लास मान लीजिए, फ्राइडे तक समझ लीजिए या अगले मंडे तक आधुनिक भारत आपका समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम आपको थोड़ा सा दक्षिण भारत या प्राचीन भारत प्रारंभ कर देंगे। यहां तक कि देखिए क्लास पढ़ते रहिएगा। आज आप लोग इस प्रकार उत्तर देते रहे, मुझे बड़ा अच्छा लगा। उम्मीद करता हूं अगले शनिवार को भी आप लोग देंगे। तब तक के लिए अपने सेहत का ध्यान रखिएगा और प्लीज ये रिक्वेस्ट है हमारी, खुश रहा करिए, टेंशन मत लिया करिए। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और दोस्त हमेशा मुस्कुराते रहिए।